इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते विवेक तिवारी बाबला का दुखद निधन। जिले में शोक की लहर। रविवार को दोपहर उनके गृहग्राम में किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार। होलिका दहन करने रीवा कलेक्टर की अपील। कहा, गोबर के उपले और लकड़ियों से जलाई जाए होली। कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में संपन्न हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक और करोड़ों का आसामी निकला। पटवारी ईओडब्ल्यू ने उसके कई ठिकानों में की छापेमार कार्यवाही। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पोते व कांग्रेस नेता का दुखद निधन। रीवा में शोक की लहर। बीमारी के चलते दिल्ली एम्स अस्पताल में चल रहा था इलाज। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से रीवा पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। तिवनी स्थित गृहग्राम में किया जाएगा अंतिम संस्कार। 2 वर्ष के अंतराल में तिवारी परिवार की यह चौथी घटना है। प्रदेश के दिग्गज नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के निधन के महज 2 वर्ष के भीतर ही उनके बड़े पोते विवेक तिवारी बावला का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में दुखद निधन हो गया। श्री तिवारी के पोते विवेक तिवारी को लीवर और किडनी से संबंधित गंभीर बीमारी थी, जिसका काफी अरसे से इलाज चल रहा था। इसी दौरान शनिवार की सुबह तकरीबन 11:30 बजे उनका निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक बीते 15 दिवस पूर्व ही उनके लीवर और किडनी में इन्फेक्शन होने पर दिल्ली ले जाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। किंतु उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की बजाय लगातार गिरावट आती जा रही थी। उन्हें वेंटिलेटर में रखकर चिकित्सक इलाज कर रहे थे, लेकिन बचा न सके और शनिवार को उनका निधन हो गया। श्री तिवारी के दुखद निधन से जिले वासियों के साथ साथ तमाम राजनीतिक क्षेत्र में गहरा दुख व्याप्त है। वहीं परिवार को भी गहरा आघात लगा है। इधर इस खबर की सूचना लगते ही इनके चाहने वाले लोग उनके घर में एकत्रित होने लगे हैं। रीवा जिले की मनगमा विधानसभा क्षेत्र के तिवनी निवासी श्रीनिवास तिवारी का जन्म 17 सितंबर 1926 को एक किसान परिवार में हुआ था। वे 2 फरवरी 1999 से 12 दिसंबर 2003 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे तथा देश दुनिया भर में सफ़ेद शेर के नाम से जाने जाते रहे। राजनीति में अपनी बड़ी धाक रखने वाले इस एक युग का 19 जनवरी 2018 को दिल्ली में हुआ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के अत्यंत लाडले माने जाने वाले विवेक तिवारी बावला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के अत्यंत लाडले माने जाते थे। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में विंध्य क्षेत्र पर बाबा और नाती का एक तरफा राजनीति चलती रही। इसकी सबसे बड़ी वजह बावला के पिता अरुण तिवारी का निधन बावला के जन्म के महज कुछ साल बाद ही हो गया था। ऐसे में बावला की पूरी परवरिश श्रीनिवास तिवारी ने ही की थी। आपको बता दें कि श्रीनिवास तिवारी के 2 बेटे थे, जिनमें पहला बेटा अरुण तिवारी थे। उन्हीं के पुत्र विवेक तिवारी बावला थे। वहीं दूसरे बेटे सुंदरलाल तिवारी थे, जो रीवा लोकसभा से सांसद और गुड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रहे। उनका जन्म 13 दिसंबर 1957 को हुआ, लेकिन 63 वर्ष की आयु में 11 मार्च 2019 को दिल का दौरा पड़ने से उनका भी निधन हो गया। सुंदरलाल के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी राज हैं, जिन्हें पिता की मृत्यु के पश्चात 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। विवेक तिवारी बावला की बात करें तो इन्हें 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में खड़ा किया, जिसके बाद उनकी पत्नी को 2018 के विधानसभा चुनाव में सिरमौर क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। श्री तिवारी के असामयिक निधन से विंध्य में शोक की लहर व्याप्त है और ऐसा माना जा रहा है कि श्री तिवारी के निधन के बाद उनके परिवार के 4 लोगों का
2 वर्ष के भीतर निधन हो चुका है, जो परिवार व समाज के लिए अत्यंत दुखद और कठिन समय माना जा रहा है। विवेक तिवारी बावला का पार्थिव शरीर रविवार की सुबह 9:30 बजे चुरहटा हवाई पट्टी पर दिल्ली से विशेष वायुयान द्वारा लाया जाएगा। इसके उपरांत अमैया निवास पर 1 घंटे तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तत्पश्चात अंतिम संस्कार के लिए गृहग्राम त्यूनी के लिए रवाना किया जाएगा, जहां दोपहर 1 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रीवा कलेक्टर ने की अपील, कहा होलिका दहन में गोबर से बने उपले व लकड़ी का करें उपयोग। साथ ही नशे से दूर रहकर भाईचारे के साथ रंग गुलाल लगाकर होली मनाने और अपनी संस्कृति को सजोकर रखने की कही बात। रीवा में पहली बार रीवा कलेक्टर की पहल पर गोबर के बने उपले और लकड़ी से होली जलाने की शुरुआत की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जिले वासियों से गोबर से बनी पवित्र लकड़ी का उपयोग करने की बात कही गई है। यह अभियान पर्यावरण को बचाने के दृष्टिकोण से भी बेहतर माना जा रहा है। इससे जहां हम हरे भरे वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं, वहीं प्रकृति को बचाने की भी एक अच्छी पहल मानी जाएगी। कलेक्टर द्वारा जिले भर के नागरिकों से होलिका दहन में वृक्ष की लकड़ी के स्थान पर गोबर से बनी लकड़ी का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोबर से बनी लकड़ी के उपयोग से जहां पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गौशाला में बेसहारा गौवंश के जीवन निर्वाह में भी अच्छा योगदान माना जाएगा। परंपरागत रूप से होलिका दहन में गोबर से बने उपले का उपयोग किया जाता रहा है। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि जिले की लक्ष्मणबाग गौशाला तथा बसावन मामा गौवंश अभ्यारण्य में गोबर की लकड़ी उपलब्ध है। गोबर से बनी लकड़ी की कीमत 20 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। इसे खरीदने के लिए आशीष मिश्रा, बसावन मामा गौवंश वन्य विहार पूर्वा के मोबाइल नंबर 7974150918 के अलावा 9200243665 पर संपर्क किया जा सकता है। इनके अलावा डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, अध्यक्ष लक्ष्मणबाग गौशाला के मोबाइल नंबर 9425185718 तथा 6264644496 पर भी संपर्क किया जा सकता है। मैं सबसे पहले होली के लिए ना रीवा ज़िले के ना हर नागरिक को ना शुभकामनाएं देता हूं होली के लिए। बट उसके साथ एक सुरक्षित है ना होली खेलने के ऊपर भी हम लोग का जिला प्रशासन अपील करता है। मेरी होली है ना मेरी घर, मैं ना घर पे होली मनाने के लेकर है ना जिला प्रशासन जोर दे रहा है। आप सबको भी पता है लगातार है ना कोरोना के केसेस है ना बढ़ रही है। 10 to 15 के बीच में ना संख्या में रोज़ है ना केसेस आ रही है। सो कम समय में ना बहुत ज़्यादा केसेस है ना बढ़ने के लिए संभावना है। ऐसे इसके पहले भी है ना जब लास्ट ईयर त्यौहार के समय पे जैसे लोगों ने थोड़ा सा लापरवाही किए हैं या भीड़ इकट्ठे हुए हैं, मतलब में केसेस का संख्या तत्काल नेक्स्ट 15 दिन के अंदर कहते हैं ना बढ़ता है। इसलिए सभी लोगों से हम लोग ना निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि एक बड़ा आयोजन ना करें। चल समारोह तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आपको कोई भी आयोजन करना है तो प्रशासन की ओर से अनुमति लेना अनिवार्य है। और होली के लेकर है ना कोई भी सामाजिक धार्मिक ऐसे आयोजन को है ना अनुमति है ना प्रशासन की ओर से नहीं मिलेगा। अपना पड़ोसी में अपना है ना घर पे है ना रहते हुए ना होली मनाई जाए। सेम कंडीशन है कि मतलब है ना हम लोग है ना उसका सीमित रूप से सांकेतिक रूप से ना त्योहारों को मनाया जाए। तो हम लोग है ना ये महामारी से ना निपटने के बाद वापस है ना हम नॉर्मल सिचुएशन पे ना त्यौहार मनाने की स्थिति में रहेंगे। बट अभी हमारी त्यौहार मनाने का स्थिति को सीमित रखना पड़ेगा। ना इस बार हमारी लक्ष्मण बाग और बसावन मामा 2 गौशाला है, वहाँ हम लोग अतिरिक्त है ना गोकास्ट है ना बनाने के मशीन से ना इंस्टॉल किए हैं। गोकास्ट बनाए जा रखा है। लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग लकड़ी और चीज़ें चलाते हैं, मतलब उसके कारण प्रदूषण भी फैलता है। बट ये आसानी से सस्ती से मिल रही है। सो लोगों से अनुरोध है कि दोनों संस्था से निर्धारित दर से आप लोग है ना प्राप्त कर सकते हैं और बिना प्रदूषण का गोकास्ट है ना यूज़ करते हुए होली मना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रीवा सांसद ने त्यौहार में नशे से दूर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, न कि नशे में झूमने का।
नशे के कारण नस्लें बर्बाद होती जा रही हैं। लोग नशे से दूर रहकर होली के पवित्र त्यौहार को ही मनाएं। मेरा लोगों से एक आग्रह है कि होली प्रेम, भाईचारा और उत्साह का त्यौहार है, न कि नशे में मदमस्त होने का। और हमने ये मान लिया है कि होली का मतलब है नशा करो, मदमस्ती में रहो और उससे अशांति फैलती हो, प्रेम भाईचारे में एक रुकावट पैदा होती। इसलिए मेरा सभी से नागरिकों से अपील है कि नशा किसी भी सूरत में एक बूंद भी नशा होली के समय न करें, जिससे जो शांति, उत्साह, प्रेम और सौहार्द का ये त्यौहार अधिक उल्लास के साथ हम मना सके अपने परिवार के साथ। युवाओं को क्या युवाओं से मेरा केवल इतना निवेदन है कि बचो और अपना जीवन बचाओ, नहीं तो ये एक नशे की गोली पूरे जीवन भर अभिशाप बन करके पूरा जीवन ख़त्म कर देगी। अभी तो नौजवानी में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर ये नशा दीमक है और ये ख़त्म करके रहेगा। इसलिए अगर अपना जीवन प्यारा है, अपनी ज़िंदगी हम अच्छे से जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, तो नशे से दूर रहें। कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की अहम बैठक संपन्न। रीवा सांसद की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने की। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों एवं पेयजल योजनाओं के संचालन के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों की पूर्ति तथा राजस्व नक्शों के डिजिटलीकरण के संबंध में चर्चा की गई। सांसद जनार्दन मिश्र ने बैठक के दौरान कलेक्टर से कहा कि जनता से जुड़े कार्यों को पेंडिंग ना रखा जाए, जिससे यथासंभव समय पर लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री फसल बीमा तथा किसान सम्मान निधि योजना, कोविड-19 टीकाकरण जैसे विभिन्न गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही जिले के प्रमुख मार्गों में होने वाली दुर्घटना को लेकर ब्लैक पॉइंट का निर्धारण तथा कुपोषण से मुक्ति के प्रयासों की बात करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि हर उस बच्चे को चिन्हित करें जो कुपोषित समझ में आ रहा है। ऐसे में तत्काल उसे सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के द्वारा संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति की अद्यतन जानकारी दी गई। साथ ही बैठक में उपलब्ध रहने के निर्देश दिए, जिससे सभी विषयों पर गंभीरता से चर्चा की जा सके। सबसे पहले ये हर घर को नल के माध्यम से पानी देने का जो प्रधानमंत्री जी का 2024 तक का लक्ष्य है, उसे ज़िले में किस तरह से पूरा किया जाए, उसकी कार्य योजना और जो काम शुरू हैं उनके एक समीक्षा थी। और सबसे पहले अभी तो जो रिपेयरिंग वर्क है, जो पहले से योजनाएं बनी थी वो ख़राब हो गई हैं, उनको सुधार करके शुरू करना है। दूसरा कदैला एक क्लस्टर में काम चल रहा है। पूरे ज़िले में किस तरह से अभी गर्मी तक में जो पुरानी संरचनाएं हैं उनको ठीक करके और अभी इसमें देना है। उसके बाद अगला पूरे ज़िले के डीपीआर है, अगले साल तक में उसकी स्वीकृति हो जाएगी, तो इससे पूरे फिर ज़िले के लिए व्यवस्था की जाएगी। आज मुख्य रूप से ये था। बाकी जो ग्रामीण आवास है, शहरों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनको जिन लोगों को पैसा मिला वो काम शुरू किया कि नहीं शुरू किया, और सड़कों की स्थिति क्या है, लोगों को जो स्ट्रीट वेंडर थे उनका पैसा वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों का कंप्लायंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूरा जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, हाँ वो उसके बारे में बात हुई है। वो युद्ध स्तर पर वो काम होगा। और ये जो अमृत योजना के तहत ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम है उसके बारे में चर्चा हुई है, और ठेकेदार की बदमाशी की वजह से जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से इन्हीं सब बातों पर चर्चा है। पैसा शायद रुका हुआ है केंद्र से। जी, पीएम आवास का भी पैसा रुका हुआ है केंद्र से।
नहीं, पीएम आवास का केंद्र से जो पहली लिस्ट सूची में पैसा आना था वो पैसा आया है। वो कई कुछ तीसरी किस्त वालों को मिल रहा है, कुछ दूसरी किस्त वालों को मिल रहा है, कुछ पहली किस्त वालों को जा रहा है। तो इस तरह से जो एक साल तक काम रुका हुआ था वो धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ रहा है और अब उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। नहीं, वो अभी एलडीएम नहीं आए थे और एलडीएम अगर आते तो वास्तव में कितना पैसा वापस हुआ कितना नहीं हुआ वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। वो अलग से उनको पत्र लिख करके वो जानकारी मांगी जा रही है। पटवारी निकला करोड़ों की संपत्ति का मालिक, ईओडब्ल्यू ने की कार्यवाही। पटवारी के घर छापेमार कार्यवाही के दौरान कोतमा, अनूपपुर, सीधी समेत आसपास के जिलों में कई एकड़ जमीन, मकान व लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ सेलेरियो कार के अलावा बड़ी तादाद में बैंक बैलेंस व LIC की पॉलिसी बॉन्ड मिली है। इसके अलावा अभी भी कार्यवाही जारी है, आगे और बड़ा खुलासा हो सकता है। भ्रष्टाचारी पटवारी के खिलाफ ईओडब्ल्यू एसपी बीरेन जैन के निर्देशन पर कार्यवाही की गई है, जहां पटवारी अशोक सोनी के घर कोतमा और अनूपपुर में एक साथ छापेमार कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान पटवारी के घर में अकूत संपत्ति पाई गई है। आगे की कार्यवाही जारी है। की गई कार्यवाही के संबंध में ईओडब्ल्यू एसपी बीरेन जैन से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। अनूपपुर जिले में आज एक पटवारी अशोक सोनी के यहाँ सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च की कार्रवाई की गई है। उनका घर कोतमा में है और अनूपपुर में है, 2 जगह है। अभी जो प्रारंभिक सर्च में जो जानकारी मिली है वो कई एकड़ ज़मीन उनकी अनूपपुर में, सीधी में एवं आसपास के ज़िलों में मिली है। इसके अलावा इनके यहाँ अभी 3 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी मिली है, मारुति सिलेरियो गाड़ी मिली है, कई 8 बैंक की पासबुक्स मिली हैं और कुछ FDs मिली हैं, कुछ LIC की पॉलिसीज़ मिली हैं। अभी छापे की कार्रवाई चल रही है और इनकी तैनाती 2007 में हुई थी और मात्र 13 साल में ही इन्होंने काफ़ी अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है। भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी इन पर रख चुके हैं और निलंबित भी हुए हैं, कई जांचें हुई हैं इनकी और पुलिस अभी जांच कर रही है और इसकी लगातार कार्रवाई चल रही है। कब तक जांच पूरी हो जाएगी लगता है? सर्च की कार्रवाई है, आज अभी चल रही है और शाम तक दोनों घरों में संभावित है कि पूरी तलाशी की कार्रवाई हो जाएगी। न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में सुनाई सजा तो आरोपी पुलिस को चकमा देकर न्यायालय से हुआ फरार। दरअसल यह मामला रीवा जिला न्यायालय का है, जहां चेक बाउंस के मामले में एक रसूखदार नेता को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, जिसके बाद रसूखदार नेता न्यायालय से ही पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो लिया। इस मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार सेरा से बात की गई। उन्होंने मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दी। JMFC ऋचा सिंह के यहाँ से एक केस दर्ज है अशोक शर्मा वर्सेज लालमणि पांडे। वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मतलब चेक बाउंस का मुकदमा है, जिसमें अशोक शर्मा ने लालमणि पांडे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था वर्ष 2013 में, जिसका प्रकरण क्रमांक 1846/13 है। उस प्रकरण में 2 बार पहले जमानत करा चुके थे लालमणि पांडे जी, उसके बाद 2 बार वो जमानत के पश्चात फरार हो गए थे। कल जो है उन्होंने ऋचा सिंह के यहाँ सरेंडर किया हुआ था और सरेंडर के बाद जब माननीय न्यायालय ने उनका ऑब्जेक्शन के बाद बेल रिजेक्ट कर दिया तो वो उस कोर्ट से फरार हो गए। हाँ, ऑनरेबल कोर्ट ने वहाँ के रीडर, अपने कोर्ट के रीडर प्रदीप सिंह के द्वारा एक एप्लीकेशन आदेश के द्वारा एक एप्लीकेशन भिजवाया है सिविल लाइन थाने को, जिसमें धारा 224 का मुकदमा लालमणि पांडे के विरुद्ध दर्ज करने का आदेश दिया है। ये सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में उनका गांव आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2013 से ये प्रकरण चल रहा है और वर्ष 2013 से चल रहा है, जिसमें से एक चेक बाउंस के मामले में ये 6 महीने में मुकदमा ख़त्म होने का डायरेक्शन रहता है।
लेकिन अपने प्रभाव के कारण वो लंबे समय तक पहले भी हाजिर नहीं रहे। पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा के, और जनपद के भी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं सर, और विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। और अपने प्रभाव के कारण इस मामले को 7 साल से अधिक तक उन्होंने खींचा हुआ है ज़बरदस्ती, और जब भी गवाही के लिए केस आता है वो जानबूझकर फरार हो जाते हैं। इस बार न्यायालय ने उनकी आचरण को माना कि आचरण संदिग्ध है, तो उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो बेल रिजेक्ट होते ही वो न्यायालय के कस्टडी में जब आ गए, और कस्टडी में आने के बाद वो फरार हो गए। वहीं जब इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी सिविल लाइन ओमकार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सिमरिया क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके नेता लालमणि पांडे का चेक बाउंस के मामले में जिला न्यायालय से वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद वे स्वयं समर्पण करने कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही न्यायालय द्वारा इन्हें जमानत नहीं दी गई और जेल भेजने का वारंट जारी कर दिया गया, तो इधर न्यायालय से जेल वारंट जारी होते ही लालमणि पांडे न्यायालय से फरार हो लिए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। भटलो निवासी लालमणि पांडे था, जिसके विरुद्ध धारा 138 का वारंट जारी था। उसने माननीय न्यायालय में समर्पण किया था, और जैसे ही उसका जेल का वारंट बना, उसकी जमानत नहीं हो पाई तो न्यायालय से भाग गया है। न्यायालय से सूचना मिलने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 224 का प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी तलाश की जा रही है। विधायक द्वारा जल जीवन मिशन के साथ अन्य विकास कार्यों का किया गया भूमि पूजन। सिमरिया क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर विधायक केपी त्रिपाठी लगातार नित नए आयाम गढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो या विकास से जुड़े अन्य मुद्दे, जिसे पूरा करने से लेकर जनता तक समर्पित करने की दिशा में सिमरिया विधायक कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में गत गुरुवार को बनकुइया मंडल अंतर्गत ग्राम पंचायत कुल्लू में जल जीवन मिशन के साथ साथ अन्य कार्यों की आधारशिला रखी गई, जो क्षेत्र की जनता के लिए वरदान साबित होगी। विधायक श्री त्रिपाठी द्वारा 23,44,000 रुपए की लागत से होने वाले जल जीवन मिशन के कार्य के अलावा 7,80,000 रुपए की लागत से बनने वाले आंगनबाड़ी भवन सहित 5,10,000 रुपए की लागत से राम नरेश द्विवेदी के घर से सरयू द्विवेदी के घर तक बनने वाली पीसीसी सड़क निर्माण का भी भूमि पूजन किया है। तत्पश्चात विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा बनकुइया मंडल के ही ग्राम पंचायत सकरवट में भी जल मिशन के तहत 27,05,000 रुपए की लागत से बनने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन अवसर पर बनकुइया मंडल अध्यक्ष मनीष शुक्ला सुद्धू के साथ साथ बड़ी तादाद में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। माफिया विरोधी मुहिम के तर्ज पर अब बैंक बकायादारों के खिलाफ होगी कार्यवाही। गुड़ तहसील के बकायादारों को जारी की गई नोटिस। अगर बकायादार जल्द बैंक का ऋण नहीं जमा किए तो की जाएगी कुर्की। गुड़ तहसील अंतर्गत विभिन्न गांव के लगभग 35 बकायादार ऐसे हैं जो मध्यांचल बैंक के अलावा अलग अलग अन्य बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा राजस्व समेत अन्य कर्ज की राशि लंबे समय से बकाया है, जिसकी वसूली के संबंध में गुड़ तहसीलदार द्वारा पूर्व में नोटिस जारी कर बैंक से लिया गया ऋण तथा अन्य राजस्व राशि वापस किए जाने नोटिस के साथ साथ अपील भी की गई। बावजूद इसके बकायादारों ने बैंक का पैसा वापस किए जाने कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद अब तहसील प्रशासन द्वारा सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है और ब्लैक लिस्टेड बकायादारों की सूची सार्वजनिक करते हुए विधिवत उन्हें लीगल नोटिस भी दी गई है। जो बकायादार अब बैंक से लिया गया कर्ज नहीं देंगे, उनके खिलाफ भूमाफिया अभियान की तर्ज पर ही कार्यवाही की जाएगी। बड़ी मात्रा में बकाया राजस्व राशि को वसूल करने गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 के तहत तहसील में 35 डिफाल्टर बकायादारों की सूची जारी की है, जिसमें विधिवत उनका नाम और पता भी दर्ज है। तहसील से जारी आदेश के मुताबिक सूची में मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ तथा पूर्वा शाखा के बकायादार शामिल हैं, जिनका भुगतान संबंधित बकायादारों से 7 दिवस के अंदर कराया जाएगा। इसके बाद भी जो लोग ऋण की अदायगी नहीं करेंगे, उनकी चल अचल संपत्ति से सख्ती के साथ वसूली की जाएगी। इस संबंध में कई बार नोटिस दिए गए, इसके बाद भी बकायादारों ने बैंक की राशि जमा नहीं की। उनकी सूची सार्वजनिक करते हुए समाचार पत्रों समेत
टीवी चैनलों में प्रसारित की जा रही है। साथ ही विधि अनुसार कुर्की और जब्ती की भी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी स्वयं की होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में निर्देश जारी किया गया है कि आगामी 28 मार्च 2021 तक समस्त बकायादार तहसील कार्यालय पहुंचकर बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करें। गुड़ तहसील के सभी बकायादारों की बाकायदे लिस्ट भी जारी की जा रही है। शासकीय मार्तंड विद्यालय क्रमांक 1 रीवा में एनर्जी क्लब योजना के तत्वावधान में रीवा सांसद एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की उपस्थिति में ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन द्वारा ऊर्जा दक्ष उपकरण वितरित किए गए। शासकीय विद्यालयों में गठित एनर्जी क्लब के तत्वावधान में एनर्जी क्लब के तहत दक्ष उपकरणों के वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्र समेत कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के चिन्हित विद्यालय के प्राचार्यों को LED बल्ब एवं ट्यूबलाइट वितरित किए गए। साथ ही चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा छोड़ो जिंदगी से नाता जोड़ो थीम के माध्यम से नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। अभियान के अंतर्गत शपथ लेती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन या उपयोग नहीं करती हूँ। साथ ही भविष्य में भी इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन या उपयोग नहीं करूँगी। मैं इस सत्य के साथ अवगत हूँ कि नशीले पदार्थों की आदत के कारण वर्तमान में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति पीड़ित हो रहे हैं। इनकी आदत, आचरण एवं व्यवहार से समाज का वातावरण विकृत एवं दूषित हो रहा है। इसलिए मैं प्रण करती हूँ कि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ मिलकर एकजुट होकर नशे एवं नशीले पदार्थों के खिलाफ आम व्यक्तियों को जागरूक करूँगी। मैं नशा विरोधी अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करूँगी। मैं संकल्प लेती हूँ कि नशे की सभी प्रकार की नशीली सामग्रियों का बहिष्कार करते हुए इनका उपयोग को नकारते हुए नशे की आदत को समाप्त करने का आह्वान करूँगी। इस अभियान में अपनी सक्रिय सशक्त भूमिका से एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान एवं सहयोग प्रदान करूँगी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर RN पटेल, विद्यालय प्राचार्य GP उपाध्याय समेत अन्य विद्यालयों के प्राचार्य एवं छात्र उपस्थित रहे। पावर प्लांट को सभी स्कूलों को बच्चों को विजिट करा देना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में ना मालूम होना चाहिए लोगों का। एक तो गिफ्ट है हमारे लिए, बट गिफ्ट के साथ साथ नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। क्या है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में फ़ायदा क्या है, और हम कोई भी हमेशा बोलते हैं एनर्जी सेव इज एन एनर्जी जनरेटर। आप कितने एनर्जी आप सेव कर रहे हो उतना है ना प्रोडक्शन पे कमी ला रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग में कमी आ रहा है। मतलब आप ना एनवायरनमेंट को स्पेशली इस प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, मतलब कहाँ कौन सी एनर्जी को बार बार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को, हाइड्रो एनर्जी को, ये सारे रिन्यूएबल है, मतलब बार बार हम लोग कर सकते हैं, डिप्लीट नहीं होगा। बट कोल बेस्ड जैसे थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से सबसे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और जब तक कोल मिल रहा है तब तक है कोल का पैसा बढ़ेगा तो एनर्जी का कास्ट है ना बढ़ने लगेगा। सो कहीं ना कहीं हमको धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में सिग्निफिकेंट लेवल पे शिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली हम एक एनर्जी सफिशिएंट, सबको पता है एनर्जी कितने इंपॉर्टेंट है। 20 साल 25 साल पहले ना क्या सिचुएशन था,
30 साल पहले सिचुएशन क्या था, 50 ईयर्स बिफोर। सो एनर्जी आज कितने भी साधन हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो सारे ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसको एनर्जी तो ज़रूरी है ही है। सो वहाँ हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में जाना, नॉलेज होना, एनर्जी क्लब को ना फंक्शनल कराना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको एक्टिव होते हुए ना करिए, साइंस को थोड़ा सा पढ़िए और आप स्वयं डिसाइड। कितने लोग हैं ना गुड का सौर ऊर्जा प्लान देख चुके हैं? रियली कब गए, किस चीज़ के लिए गए थे? ऐसे रास्ते पे जाके देख के गए या फिर वाकई में जानने के लिए कितने लोग गए? रास्ते में नहीं देखा, जानने के लिए कितने लोग गए? तो कम है। तो मेरे हिसाब से ये होने के नाते हमारी एटलीस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट्स को एक एजुकेशनल ट्रिप है ना, डेफिनेटली है ना, हमें गुड का सोलर है ना पावर प्लांट को ले जाना चाहिए। तो हम लोग है ना व्यवस्था करेंगे। इस बार कोविड का केसेस चल रही है, जैसे कोविड हो जाएगा तो फिर उसके बारे में हम स्टडी करना, एक है ना नॉलेज है ना जनरेट करना। आई एम श्योर मतलब बच्चे को मन में है ना कुछ चीज़ें डाला जाता है तो फिर जब वो बड़े होंगे डेफिनेटली एक पर्यावरण का है ना ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ काम करेंगे। वही हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। आने वाला भविष्य, आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं, उसमें वन ऑफ द सबसे ज़्यादा एक नष्ट करते जाते हैं हम एनर्जी, हमारी लग्जरी लाइफ, सारे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहा है। सो कुछ बचाना है तो रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इसको हमको नेक्स्ट जनरेशन को भी ना तक पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज सबको बधाई है, आप लोगों को स्कूल में मिल रही हैं। उतना ही उत्तेज से एनर्जी क्लब की है ना कितने भी गतिविधियाँ है ना मतलब दिया गया है, उसको आप लोग है ना अक्षरता पालन करें, राइट। हम लोग इसको मॉनिटरिंग भी करेंगे, हम उस प्रचार को है ना प्रस्तुत भी करेंगे, मतलब है ना कौन एनर्जी क्लब्स को सही तरीके से संचालन करते हैं और बच्चे को नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी प्राचार्यगण, मित्रों, आज दुनिया में एक शीत युद्ध चल रहा है। कार्बन उत्सर्जन रोकने का हर देश लंबा चौड़ा वादा करता है कि मैंने इतना कार्बन उत्सर्जन रोक दिया, इतने जंगल लगा लिए, और हम कुल मिलाकर के दुनिया के संरक्षण के लिए, दुनिया को गर्मी से बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। हर साल पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया के हजारों लोग इकट्ठा होते हैं किसी न किसी शहर में। भारत को भी घेरा जाता है, 29% जंगल चाहिए अपने को। भारत में कितने जंगल हैं, कितने परसेंट जंगल है? हम उस पर लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से जंगल के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, हम बहुत ही जल्द 29% के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहले हमारा काम बहुत अच्छा नहीं था तो हमको घेरा जाता था, लेकिन अब ये सूर्य पुत्रों का क्लब बना करके पानी, हवा और सूरज की रोशनी से हमने जिस तेज़ी से अक्षय ऊर्जा का काम किया है, चीन के बाद नंबर 2 पर अब इस समय अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को लेकर के हमारी स्थिति है। दुनिया हमें घेर नहीं पा रही तो हमको घेरा इस वर्ष, पिछले साल, कि धान के पौधे से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड से दुगनी चौगुनी नुकसानदेह। इसलिए भारत को धान की खेती कम करनी चाहिए, धान के रकबा को घटाना चाहिए। इस तरह से हमारी घेराई दुनिया में होती। तो एक और कुछ नहीं मिला तो धान के पौधे रोको, धान का तुम रकबा बंद करो। हिंदुस्तान जंगल बढ़ा रहा है, अक्षय ऊर्जा में काम कर रहा है, तो इसको घेरा कहाँ जाए? तो धान की खेती का रकबा तय करो। हिंदुस्तान की इतने से ज़्यादा रकबा में आप धान की खेती नहीं कर सकते। तो ये दुनिया में हमारी स्थिति। फल विक्रेता गोरेलाल के खिलाफ एफआईआर किए जाने नगर निगम ने लिखा थाना प्रभारी को पत्र। जयस्तंभ चौक में लंबे समय से सड़क पर अतिक्रमण कर फल की दुकान सजाने वाले व्यापारी के खिलाफ नगरपालिका निगम रीवा द्वारा सिविल लाइन पुलिस को पत्र लिखा गया है, जिसमें फल विक्रेता गोरेलाल के खिलाफ अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था को बाधित किए जाने सहित प्रशासन के निर्देशन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किए जाने की बात कही गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जयस्तंभ चौक के समीप
बरसों से अवैध कब्जा जमा कर फल का कारोबार करने वाले व्यापारी गोरेलाल को जिला कलेक्टर इलैया राजा टी समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जा हटाए जाने कई बार हिदायत दी गई। बावजूद इसके फल विक्रेता अपने रसूख के आगे सभी नियमों को दरकिनार करते हुए अधिकारियों के आदेश की भी धज्जियां उड़ाता रहा। लेकिन अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है और इसके खिलाफ कार्यवाही के मोड़ में आ चुका है और आखिरकार निगम प्रशासन द्वारा सिविल लाइन थाना प्रभारी को फल विक्रेता के खिलाफ FIR करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। न्यायालय परिसर के निरीक्षण के बाद हरकत में आया निगम प्रशासन। पुलिस व नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। जिला न्यायालय परिसर के चारों तरफ फैली बेतरतीब अव्यवस्था को सुचारू बनाए जाने की दिशा में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ कलेक्टर SP एवं नगर निगम कमिश्नर द्वारा निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने समेत साफ सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद किए जाने के साथ साथ कोर्ट परिसर के चारों तरफ बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने के निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद नगर निगम व पुलिस का अमला हरकत में आया और देर शाम तक कार्यवाही शुरू कर दी गई। नगर निगम की टीम के साथ पुलिस अमले द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कोर्ट परिसर के बाहर लगने वाली दुकानों के बाहर अवैध रूप से शेड लगाकर कब्जा जमाने वाले दुकानदारों का अतिक्रमण भी हटाया गया है और दुकानों के सामने की जमीन पर 2 व्हीलर वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था बनाई जा रही है। की गई कार्यवाही के संबंध में नगर निगम SDO SK त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। अतिक्रमण की कार्यवाही जो है हमारे प्रशासक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, आयुक्त नगर निगम और हमारे DJ साहब के SP साहब के संयुक्त भ्रमण अभियान में पार्किंग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जो शेड ये बने हुए हैं इन्हें हटाया जाए जो अतिक्रमण में हैं और यहाँ पर फुटपाथ निर्मित किया जाए। यहाँ पर 2 पहिया पार्किंग हो सकती है और रोड को जो है आवागमन हेतु स्वतंत्र किया जाए। इसी तारतम्य में ये शेड खुलवाए गए और जो नहीं खोल रहे उन पर नगर निगम हटा रहा है। नहीं, इसमें औपचारिकता तो ना कहें, हमारे पास नगर निगम का जो अमला है बहुत कम है। कई जगह आदमी काम करता है, उस बीच अतिक्रमणकारी जो है बलात् अतिक्रमण कर लेते हैं और मुझे बार बार फिर वहाँ जाना पड़ता है अतिक्रमण हटाने के लिए। इसको आप किसी रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे, सतत पेट्रोलिंग करेंगे और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध फिर FIR भी कराएंगे। आज हमने वहाँ पे जय स्तंभ पे गोरेलाल फल वाले हैं, उनको मैंने हटाया था, वो पुनः अतिक्रमण किए तो उनके अगेंस्ट हमने FIR कराई है, उसकी कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ। यही कार्यवाही इनके साथ करेंगे। नहीं, अभी छज्जा हटाया जा रहा है। हम लोग यहाँ खड़े हैं जब तक वो सेट निकलेगा नहीं, क्योंकि ये सेट हमारे ऊपर वाले जो अधिवक्ता चैम्बर हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो कबूतरा भी तोड़ेंगे जो अतिक्रमण में है, जो नगर निगम ने जिस एरिया में बनाया है उसको छोड़ के।